हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हम 2021 का पेपर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पेपर 1 का डिस्कशन नहीं देखा है तो पिछले वीडियो पे आप चले जाओ, लास्ट वीडियो, और उसमें आपको 2021 का एडवांस का पेपर 1 डिस्कशन हुआ है। और यहाँ पे हम लोग 2021 का पेपर 2 डिस्कस करेंगे और इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हमारा 2021 का एडवांस का पेपर कितना डिफिकल्ट था। चलिए जी, तो पहला सवाल है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। एक रॉड को इस पॉइंट पे हिंज कर रखा है, दिस इज योर हिंज। ठीक है, और हिंज के अबाउट रॉड रोटेट कर सकता है। रॉड की लेंथ L है, वेट W है, उस पर एक एक्स्ट्रा वेट ये देखो हैंग कर रहा है और ये एंगल यहाँ पे आप देखो 45 डिग्रीज है। 45 डिग्रीज क्यों है आप चेक कर सकते हो कि दोनों साइड्स इक्वल है राइट एंगल ट्रायंगल के, दैट इज व्हाई द एंगल इज 45 डिग्रीज। ठीक है, अब आपसे कुछ बातें ये पूछ रहा है। पहला ये एक काम करते हैं, हम इसको पहले अपने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स वर्क ऑन द ऑप्शंस। दिस इज आवर रॉड है जी, दिस इज आवर हिंज, इस पे एक फोर्स लग रहा है W, यहां से अल्फा W वेट और यहां से टेंशन T एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, और दो एक्स्ट्रा फोर्सेस लगेंगे हिंज से। एक मान लेते हैं एक्स एक्सिस में Fx और दूसरे मान लेते हैं Fy। अच्छा, Fx और Fy क्यों लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Fx और Fy इसलिए लेते हैं भाई क्योंकि हमें नहीं पता कि हिंज फोर्स एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में लग रहा है, बस हमें यह पता है कि वो इस प्लेन में लग रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो instead of taking only along x axis or only along y axis, we will take it both along x axis and y axis. तो पहला स्टेप अपना क्या होगा, बैलेंस टॉर्क अबाउट द हिंज, नेट टॉर्क अबाउट द हिंज इक्वल्स टू 0। एंड हाउ डू वी डू दैट, तो Fx और Fy का टॉर्क 0 हो जाएगा, बाकी सबका टॉर्क आप देख लो, दैट इज L/2 इंटू W प्लस L इंटू अल्फा W माइनस L इंटू T इंटू साइन 45 डिग्रीज, दैट इज 1/√2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे T का वैल्यू आपका आ जाएगा √2 टाइम्स W/2 प्लस अल्फा W। दिस इज द वैल्यू ऑफ T, करेक्ट। अब आपसे कह रहा है दैट द टेंशन इन द रोप, मैं थर्ड ऑप्शन पे सीधा जा रहा हूं। द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.5 देखो, थर्ड ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू 0.5 देखो, जैसे आप अल्फा इक्वल्स टू 0.5 देखोगे आपका T का वैल्यू आ जाएगा √2W। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चौथा ऑप्शन देख लो, द रोप ब्रेक्स फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1.5। तो यहां देखो आपको रोप का ब्रेकिंग टेंशन दिया हुआ है, यहां देखो इस जगह पे, जस्ट फोकस हियर। द रोप कैन सस्टेन अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 2√2W, करेक्ट। तो रोप का आपको ब्रेकिंग टेंशन दिया हुआ है, यहां देखिए, यस और नो। तो अब ये कह रहा है कि क्या अल्फा 1.5 से अगर बड़ा होगा तो टेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि रोप ब्रेक हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1.5 के लिए टेंशन बिकम्स इक्वल्स टू √2 इंटू W/2 प्लस 1.5W, सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 2√2W। तो ये देखो आप मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लिया। अगर इससे ज्यादा होगा अल्फा का वैल्यू तो ऑब्वियस है हमारी रोप ब्रेक हो जाएगी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, गॉट इट। अब हम आते हैं, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा। तो हाउ डू वी फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स Fy। सो हाउ डू वी फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। Fy माइनस W माइनस अल्फा W प्लस T/√2
equals to 0. Now in order to solve it, we'll have Fy equals to W plus alpha W minus T by root 2, and what is T by root 2? W by 2 minus alpha W. So you see alpha W and alpha W gets cancelled out, and what do you have is what? W by 2. So Fy equals to W by 2. Correct? तो ये अल्फा पे डिपेंडेंट नहीं है. It is not dependent upon alpha, and hence this option is also correct. The horizontal component of the reaction force at O equals to W for alpha equals to 0.5. So fine, no problem. यहाँ थोड़ी सी मैं स्पेस बना देता हूँ. Okay. तो ये जो है, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए था, राइट? दिस वाज विच वाज करेक्ट. अब मैं आता हूं ऑप्शन नंबर बी पर. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, मतलब fx की वैल्यू निकालनी है. यहाँ देखिए fx की वैल्यू निकालनी है, तो fx की वैल्यू कितनी होगी? fx माइनस टी बाई रूट टू इक्वल्स टू 0, एंड दैट गिव्स अस fx इक्वल्स टू टी बाई रूट टू. और अगर आप यहाँ से t का वैल्यू देखते हो तो t बाई रूट टू का वैल्यू आता है w बाई टू प्लस अल्फा w, और अल्फा का वैल्यू 0.5 बोल रहा है, तो w by 0.5 w plus 0.5 w, and that is equals to w, and hence this option is also correct. अब बताओ कितना डिफिकल्ट सवाल है ये. अगर आपको टॉर्स बैलेंस करना आता है, आपका क्वेश्चन खत्म. और ये एडवांस का प्रॉब्लम है बेटा, जिसके लिए आप इतनी हाइप बना रहे हो. सोचो. चलो जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. A source approaching with a speed u towards the open end of a stationary pipe of length L is emitting a sound of frequency Fs. The farther end of the pipe is closed. So your pipe is something like this, that is closed at one end. Okay. Your pipe is closed at one end. ठीक है जी. Your pipe is closed at one end. और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है, ट्यूनिंग फॉर्क मान लेते हैं. चलो, ये इसको u स्पीड से अप्रोच कर रहा है. स्पीड ऑफ साउंड इज v, और इस पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज f नॉट. तो एक बार समझने की कंडीशन है, जरूरत है कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होगी. कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इस ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से जो भी अपने को यहां पे फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, दैट मस्ट बी द ऑड मल्टीपल ऑफ एफ नॉट. frequency by the tuning fork या source, जो भी आप कहो, is odd multiple of f naught. खत्म बात. अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो रेजोनेंस होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो रेजोनेंस नहीं होगा. और इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अपन को कितनी दी गई है? इसको हम लोग को दी गई fs. ठीक है, तो फर्स्ट केस पे चलते हैं. fs इसकी फ्रीक्वेंसी है. f जो हमें अपरेंट सुनाई देगा ड्यू टू द Doppler's effect, that will be fs into v by v minus u. करेक्ट. अब fs का वैल्यू है कितना? fs का वैल्यू आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, fs का वैल्यू f नॉट है. ठीक है, यहाँ पे f नॉट डाल देते हैं. v by v minus u का वैल्यू कितना दिया गया? u का वैल्यू दिया गया 0.8 v. करेक्ट. और ये हो जाएगा f नॉट अपॉन 0.2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 f नॉट. सो इट इज एन ऑड मल्टीपल. काम हो गया अपना. यहाँ पर बीट्स होंगी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बीट्स होंगी मीन यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होगा. ठीक है,
यहाँ पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होगा। चलिए बी पे चलते हैं। सेम चीज, एफ एपरेंट इक्वल्स टू एफ एस वी बाई वी माइनस यू, करेक्ट। एफ एस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2f0 इंटू वी बाई वी माइनस 0.8 v, so that will be equals to 2f0 divided by 0.2 and that will be equals to 10f0, yes or no? तो ये 10f0 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये ऑड मल्टीपल है, इज 10 एन ऑड मल्टीपल? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है, एंड दिस इज योर रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे करके आप सारे चेक कर ले जाओगे, बाकी दोनों भी आप खुद से चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एफ एपरेंट और उसमें u और fs की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे कि सी ऑप्शन में u की वैल्यू 0.8 है और fs की वैल्यू 0.5 f0 है, सब्स्टिट्यूट कर दो, चेक कर लो। डी ऑप्शन में u की वैल्यू 0.5 v है और fs की वैल्यू 1.5 f0 है, फिर से सब्स्टिट्यूट कर लो और चेक कर लो और आप देखोगे कि पहले और आखिरी में आपका जो ऑप्शंस है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट बाकी में आपके ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, एंड दैट गिव्स अस द फैक्ट दैट ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट। आप मुझे बताओ, क्या ये डिफिकल्ट है? क्या इसमें हमने एक फॉर्मूले से ज्यादा कुछ यूज किया है? बताओ मुझे। और ये फॉर्मूला भी डॉपलर्स इफेक्ट का जो यूज किया है, ये एक्चुअली में कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। कंप्लीट फॉर्मूला होता है जिसमें सोर्स भी मूव कर रहा होता है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होता है, बट आप देखो ये सिर्फ पार्शियल फॉर्मूले पर ही आपका क्वेश्चन बन रहा है। सो थिंक अबाउट इट, ओके। चलिए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज आवर न्यू प्रॉब्लम और यहाँ पे आपको एक आइसोसेलेस प्रिज्म दिया हुआ है जिसकी टॉप एंगल, जिसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हो, ये वाली एंगल is 60 degrees. This is what you call as the angle of prism. और ये प्रिज्म में जो N2 है वो N1 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ये बात क्लियर करनी मैं चाहता हूँ। N2 can be greater than or equal to N1. I mean N2 can be greater than or it can be equal to N1. ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे देखो, द एंगल, ये दिस पार्ट आई वांट टू सी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज चोजन सच दैट इंसिडेंस रेज विल हैव मिनिमम डिविएशन इफ n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 1.5। तो अगर n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 1.5 होगा तो वी विल हैव मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डेल्टा, ठीक है। अब क्या किया, N2 को थोड़ा सा N1 से बढ़ा दिया। देखो N2 इक्वल्स टू N1 या N1 प्लस डेल्टा N या N प्लस डेल्टा N कर दिया। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस रे से ये रे बाहर जिस एंगल से निकलेगी वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब थियरी में बहुत सारा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। सो दिस इज आवर प्रिज्म, राइट। इस प्रिज्म का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। थोड़ा सा मुझे स्ट्रेट लाइंस बनाने में टाइम लगता है, सो जस्ट प्लीज बी पेशेंट, राइट। अब क्या हो रहा है कि एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है इस तरह से, और ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, यहां पे ये नॉर्मल बना देता हूं इसका, ठीक है। सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन वो रे ऑफ लाइट जो है हॉरिजॉन्टली निकल रही है। दैट रे ऑफ लाइट इज कमिंग आउट हॉरिजॉन्टली
हॉरिजॉन्टली क्यों निकल रही है अभी आपको समझाता हूँ। ये मिनिमम डिविएशन का केस होता है और फिर इसके बाद ये इस तरह से बाहर निकल आए। ठीक है, यहां पर भी एक नॉर्मल बना दिया जाए। इस तरह से। So this is what is happening. So here it is I. Let me draw the arrows. ये और ये। ठीक है। Now here we have I. और हमें पता है कि अगर मिनिमम डिविएशन है तो E must be equals to I. So that goes for, granted, we know that from theory, right? Now this is equals to R. This is equals to R dash, but R dash will be equals to R because of minimum deviation. This angle is equals to 60 degrees. And there is another rule for minimum deviation that we know, हमको जो पता है, that R plus R or R plus R dash is equals to A, angle of prism. So R is equals to A by 2 and that is equals to 30 degrees. Angle of prism 60 degrees है तो R का वैल्यू हो जाएगा 30 degrees. और जैसी R का वैल्यू 30 डिग्रीज होगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसी R का वैल्यू 30 डिग्रीज होगा हमें I का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। कैसे? sin I इक्वल्स टू 1.5 sin R, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। सो 1.5 sin R का वैल्यू कितना है? 1/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4। यहां से आपका साइन आई का वैल्यू आ गया, करेक्ट है। तो ये सारा मिनिमम डिविएशन का केस है। अब हमने क्या किया, लेट मी कॉपी दिस थिंग। ओके, okay, copy, paste, right, let me put it here। इसका ये वाला जो पार्ट है ये मैं मिटा देता हूँ, this is creating problems, so okay, alright। अब क्या किया हमने जो राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, N2 को हमने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया, N2 को हमने थोड़ा सा चेंज किया। वी चेंज N2 स्लाइटली, गॉट इट। इस बार N2 थोड़ा सा डिफरेंट। N2 इज बेसिकली N प्लस डेल्टा N, गॉट इट। स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। अब इस वेरी स्मॉल चेंज की वजह से क्या होगा कि पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा इस वाले सरफेस पे तो 90 डिग्री पे हो रहा है, आप देखो। तो अगर ये 90 डिग्री पर हो रहा है तो यहां से तो रे सीधी जानी है, ये सीधी जाएगी। लेकिन जब ये रे यहां से निकलेगी तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिविएट होगी। इट विल बी डिविएटेड स्लाइटली मोर देन द प्रीवियस रे एंड दिस एंगल इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज डेल्टा ई। इस एंगल को हम लोग बुला रहे डेल्टा ई, गॉट इट। दिस पर्टिकुलर एंगल इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज डेल्टा ई, ठीक है। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट डेल्टा ई का वैल्यू? तो बहुत ही सिंपल है, फिर से हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो स्नेल्स लॉ ही तो लगाना है अपने को हर बार, मतलब कुछ ही स्पेशल नहीं हो रहा है इसमें, हम सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा रहे। तो लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो वी विल हैव, अच्छा ये ध्यान देना कि ये अभी भी आर है, ये आर नहीं बदला है, दिस आर इज सेम, दिस आर इज नॉट चेंज, दिस आर हैज नॉट चेंज, दिस आर इज सेम, गॉट इट। सो n plus delta n sin r is equals to sine of e plus delta e, and this is what is happening. Now I want to copy this and move on in the next page, ताकि या फिर यहीं बना देते हैं, चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी, कोशिश करते हैं शायद यहाँ बन जाए, ठीक है। लेट्स सी, सो n plus
डेल्टा एन, एन का वैल्यू अपने को गिवन है, एन का वैल्यू है 1.5, तो उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1.5 प्लस डेल्टा एन। साइन आर का वैल्यू 1/2 है, 30 डिग्रीज, 1/2, दैट इज इक्वल्स टू साइन ई कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस ई साइन डेल्टा ई। यहां तक आपको बात समझ में? हमने साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड कर दिया। अब जैसे हमने साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड किया, आप देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 1.5/2 प्लस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन ई। अब आप याद करो कि साइन ई और साइन आई एग्जैक्टली सेम है, साइन ई और साइन आई में कोई अंतर नहीं है, दे आर एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम डिविएशन के लिए सेट किया था, यहाँ पे आकर के सोचो, हमने मिनिमम डिविएशन के लिए सेट किया था, जिस वजह से ई और आई आर एग्जैक्टली सेम। गॉट इट? तो साइन ई की जगह साइन आई कर देते हैं, और साइन आई की वैल्यू 3/4 है। गॉट इट? साइन आई की वैल्यू 3/4 है। कॉस ई, कॉस डेल्टा ई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि डेल्टा ई इज टेंडिंग टू 0, डेल्टा ई इज टेंडिंग टू 0, हेंस कॉस डेल्टा ई इज टेंडिंग टू 1, एंड साइन डेल्टा ई, ये आपने लिमिट्स में पढ़ा होगा, इज टेंडिंग टू डेल्टा ई। ठीक है, तो कॉस डेल्टा ई को 1 ले लेते हैं। कॉस ई कितना होगा? कॉस ई होगा 1 माइनस 9/16 साइन ई, साइन डेल्टा ई, और साइन डेल्टा ई को हमने मान लिया अप्रोक्सीमेटली डेल्टा ई। गॉट इट? अब आप देखोगे कि यहाँ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 1.5/2 और ये 3/4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में चेक करो, प्लीज चेक इट ऑन द लेफ्ट साइड, डेल्टा ई का वैल्यू हो जाएगा 0.5 डेल्टा एन। अब ये 0.5 कहां से आया भाई? सीधी सी बात है, डेल्टा एन बाई 2 था तो मैंने 0.5 कर दिया उसको, 0.5 डेल्टा एन डिवाइडेड बाय रूट अंडर दिस थिंग हियर, रूट अंडर 1 माइनस 9/16। रूट अंडर 1 माइनस 9/16 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.66। ठीक है, तो अब अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमसे क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन रेडियंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप यहाँ पे चेक करोगे, ये 5/6 के अप्रोक्सीमेट है, 5/6.6 के अप्रोक्सीमेट है, तो ग्रेटर देन नहीं है बल्कि लेस देन है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, यस दैट इज करेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी इन दिस, डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन। ऑप्शन नंबर सी, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। इफ डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियंस, इफ डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10⁻³ तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻³ रख देना है, और वहां से आपको डेल्टा ई का वैल्यू मिल जाएगा, और ये सही है, इट इज करेक्ट। ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, और if this is correct then obviously then option number D is incorrect, and this is how we solve our problem. एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूं। हमने पहले इसे मिनिमम डिविएशन के लिए एडजस्ट किया। मिनिमम डिविएशन कब होगा? मिनिमम डिविएशन तब होगा जब n1 और n2 बराबर होंगे। मिनिमम डिविएशन तब होगा जब n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 1.5 हो। करेक्ट? मिनिमम डिविएशन के केस में और क्या होता है? मिनिमम डिविएशन के केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी इक्वल होते हैं। r प्लस आर इक्वल्स टू ए, आर का वैल्यू आ जाता है 30 डिग्रीज। यहां से हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया, दिस इज व्हाट वी हैव अप्लाइड, व्हाट वी कॉल एज स्नेल्स लॉ। गॉट इट? स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हमें साइन आई का वैल्यू मिल गया 3/4। अब हम इस पार्ट को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। लेट मी सेपरेट दिस पार्ट बिकॉज यहां कंफ्यूजन हो सकती है। ओके, तो अब हमने क्या किया कि हमने सेम चीज ली, लेकिन n1 और n2 को इस बार डिफरेंट रखा। n2 इज स्लाइटली ग्रेटर देन n1। n2 जो है वो n1 से या 1.5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो उससे होगा क्या?
पहले पार्ट में, पहले हाफ में चूंकि 90 डिग्री पे जा रही है रे, ये ध्यान रखना, यहाँ 90 डिग्री पे जा रही है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे सीधी निकल जाएगी, द रे विल मूव फॉरवर्ड स्ट्रेट, नो प्रॉब्लम देयर। लेकिन जो ये रे येलो वाली निकल रही थी यहाँ पे जो ये रे येलो वाली निकल रही थी, अब एंगल उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपकी एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगी E प्लस डेल्टा ई। योर न्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस इज E प्लस डेल्टा ई। So this is what you have done. You have again applied Snell's law. Let me mark this here, Snell's law. So you have again applied Snell's law. And what is Snell's law this time? Snell's law is n2 sin r, and n2 का वैल्यू यहाँ पे है, तो n plus delta n sin r equals to sin of E plus delta e. इसे एक्सपैंड कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ पे हमें डेल्टा ई की वैल्यू मिल गई। कुछ अप्रोक्सीमेशंस लिए जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, इस जगह पे दिख रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेशंस। डेल्टा ई अगर टेंडिंग टू 0 होगा तो कॉस डेल्टा ई टेंडिंग टू 1 होगा, और साइन डेल्टा ई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो इन अप्रोक्सीमेशंस को यूज किया है और यहाँ से हमें डेल्टा ई की वैल्यू मिल गई। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, बट डिफिकल्ट आई डोंट थिंक सो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस पर आते हैं, और दिस इज ऑलमोस्ट लाइक फ्री मार्क्स। गॉट इट? तो यू शुड टेक केयर ऑफ कि हाँ, जो चीज हमें फ्री में मिल रही है उसको क्यों ही छोड़ना। ठीक है, अब देखो कैसे। अगर मुझे एस का डायमेंशन लेना हो, अगर मुझे S का डायमेंशन लेना हो तो उसमें E का डायमेंशन होगा, B का डायमेंशन होगा, और म्यू नॉट का डायमेंशन डिवाइडेड होगा। मैं बहुत ज्यादा डायमेंशनल फॉर्मूला यूज नहीं करता, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं इसको। एक ऐसा B का फॉर्मूला जो कि हमको पता है, तो जैसे सोलेनॉइड का मैं B का फॉर्मूला पता है, तो E का डायमेंशन म्यू नॉट Ni का डायमेंशन अपॉन म्यू नॉट का डायमेंशन, तो म्यू नॉट और म्यू नॉट का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम डायमेंशन ऑफ s देखें तो E का डायमेंशन होता है फोर्स बाय चार्ज। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में डायमेंशन सिर्फ पर यूनिट लेंथ का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, और करंट का डायमेंशन करंट होता है। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, सो दैट वुड गिव अस फोर्स अपॉन करंट इनटू टाइम इनटू लेंथ इनटू आई, और आई कैंसिल हो गया और हमको मिल गया फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, एंड दैट प्रूव्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके अलावा apart from this you will see that what are you going to see? You are going to see that the same dimension, that is S is equals to force upon length into time, can be written as work done by displacement into length into time. Now we know that work done by time is power, and displacement is also length, and length is also length, so that becomes area, and we have the second one also correct. ये बात ध्यान रखना, ये जो लास्ट में मैंने बताया, this is length, this is also length, so length into length is same as the dimension of the area, so it is power per unit area, and hence option number D is correct. Got it? बस हो गया, खत्म। मतलब हम सोचते हैं कि पेपर 2 तो डिफिकल्ट होना चाहिए पेपर 1 से, लेकिन यार ये तो बड़ा ही फालतू है। चलिए मूविंग ऑन। ऑलराइट, सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन मॉडर्न फिजिक्स, एंड दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस। और यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है। सो देयर इज अ न्यूक्लियस N that turns or that undergoes fission and changes into nucleus P plus nucleus Q. Also, there will be some energy released. There will be some energy released
there will be some energy release. Let's call that energy as delta E. और ये जो एनर्जी है ये दोनों ही में डिस्ट्रीब्यूट होगी. सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल गो टू द पी न्यूक्लियस एंड सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल गो टू द क्यू न्यूक्लियस. ठीक है, ये हम मान रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई पार्टिकल रिलीज नहीं हो रहा है. I mean, कुछ रेडिएशन भी हो सकती है, but we are not considering that. We are assuming that the energy released, some part of the energy goes to the p nucleus and some part of the energy goes to the q nucleus. अब इस एनर्जी रिलीज को निकालते कैसे? तो एनर्जी रिलीज को निकालने का जो तरीका होता है that is simply mass defect. That is the q value, and q value is simply mn minus mp, mass of p minus m of q into c square equals to mc square. We are simply using the formula E equals to mc. In this case, it is delta m into c squared. Got it? So, this particular thing क्वेश्चन में दिया गया कि इस चीज को हमें डेल्टा लेना है, ध्यान से देखो. So that simply becomes equals to delta into c squared. ठीक है. Now therefore, if energy is distributed among nuclei P and Q, we will have EP plus EQ equals to delta into C squared, and that proves that the first option is correct. This proves that the first option is correct. Got it? अभी हम सेकेंड ऑप्शन पे नहीं आते हैं. अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है. हाउ इज द एनर्जी एक्चुअली बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रूल है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. आपका जो न्यूक्लियस एन था वो रेस्ट पे था, तो जब वो P और Q में बटेगा, जब वो P और Q में फिशन होगा और एनर्जी से रिलीज होगा, तो उसका मोमेंटम फिर भी कंजर्व रहेगा. So this is P, this is Q, this is velocity of P, this is velocity of Q, this is mass of Q here and mass of P. So by conservation of linear momentum, we are saying that MP Vp equals to MQ VQ, and that proves our third option. अगर आप ध्यान से देखो तो Vp by VQ का रेशियो MQ by MP के बराबर है. ठीक है, that you will get from this equation. ठीक है. अच्छा, मोमेंटम को लिखने का एक और तरीका होता है, अगर आपको पता हो, इन केस यू डू रिमेंबर. मोमेंटम को लिखने का तरीका होता है, जैसे आप एनर्जी के फॉर्म में मोमेंटम को लिख सकते हैं. एनर्जी इज जनरली हाफ mv स्क्वायर. यू कैन राइट इट एज हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, or simply p square by 2m. So you can write your momentum as root under 2m into e. ये फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए. ठीक है. अब मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशंस में. इसका मतलब ये नहीं बेटा कि आप भी डिराइव करेंगे. यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करने से हमेशा टाइम वेस्ट होता है. जैसे मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, मुझे एक एक स्टेटमेंट लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जब एग्जाम में सॉल्व करना होता है तो इसे 2 से 3 मिनट में खत्म करना है. तो उस वक्त फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा. ये ध्यान रखना प्लीज. ठीक है. नाउ आई विल रिप्लेस दिस मोमेंटम इक्वेशन. I'll replace this momentum equation with the corresponding energy equation, that is 2mp EP equals to 2 root under 2mq EQ. सही है. और यहां से हमें मिल जाएगा mp EP equals to MQ EQ. Now this is an important relation which we are going to use, but before we use it, let me copy this so that we can move on to the next page. Right. तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ.
MPVP was equals to MQVQ, and that came out of conservation of linear momentum. Now we simply use the formula momentum is equals to root under 2me, and we change both of these momentums in form of energy. So this equation I'll again write it as root under 2mp EP equals to root under 2mq EQ, and that gives us MP EP equals to MQ EQ. लेकिन अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है, दैट EP प्लस EQ equals to C square into delta. Delta is the mass defect or the mass change, whatever you like to call it, the Q value of the reaction. So I'll use equation number 1 and equation number 2, and I'll replace one of the formula. So ध्यान रखो यहाँ पे, let's replace EQ. तो EP का वैल्यू हो जाएगा MP EP divided by MQ is equals to C square into delta. And from there you can very readily write EP as MQ C square delta divided by MQ plus MP. And from there you can write momentum of P as root under 2MP EP, and that will be equals to root under 2MP MQ C square delta. C square आप चाहो बाहर ले लो, you can take C outside, but okay fine, you will understand, MQ plus MP. और यहाँ पे आप देखो कि आपका जो मोमेंटम ऑफ P है वो इस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर आ रहा है. ये देखो यहाँ पे, I want you to understand this. The momentum of P is C2 root under mu delta. ठीक है, और यहाँ पे mu का वैल्यू ये है, the question, the value of mu given as per the problem, the value of mu given as per the problem is MP MQ upon MP plus MQ, right? So I can basically reduce this as 2 mu C square delta. Got it? And hence this option is correct. ठीक है, और मोमेंटम दोनों का सेम होगा, क्योंकि अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाला था कि दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा. एंड यू नो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स पे बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है आजकल. सो आई डू वांट यू टू यू नो लर्न मॉडर्न फिजिक्स एज मच एज यू कैन. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको सॉल्व करना बहुत आसान है. मॉडर्न फिजिक्स की अच्छी तैयारी रखो प्लीज. चलिए, सो दिस इज द सिक्स्थ प्रॉब्लम. दिस इज द सिक्स्थ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सोचने वाला है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. आई मीन कम ऑन, इट्स एन इजी प्रॉब्लम. लेट्स सी. तो मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर एक और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है. लेट मी एडजस्ट देम, एंड I can draw an x-axis and a y-axis. I can draw an x-axis and a y-axis. ठीक है. इनर वायर का रेडियस r है, आउटर वायर का रेडियस 2r है, राइट. इनर वायर में करंट एंटी क्लॉकवाइज है I1, आउटर वायर में करंट क्लॉकवाइज है I2. ठीक है, दोनों सर्कुलर वायर्स हैं. ये कह रहा है BXY मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एंड y प्लेन. ध्यान दीजिएगा, मैं इस प्लेन पे पूछ रहा हूँ, स्क्रीन के प्लेन पे. आई एम सेइंग एवरीथिंग दैट इज ऑन द स्क्रीन. तो सिंस एवरीथिंग दैट इज ऑन द स्क्रीन, एक सर्कुलर वायर की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखो, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू. ओके, अगर आप एक सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखो, लेट्स से इस तरह से है,
ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इन होगी, यहाँ से आउट होगी, यहाँ से इन होगी, यहाँ से आउट होगी, यहाँ से इन होगी, यहाँ से आउट होगी, फिर वापस ज्वाइन करेगी, इस तरह से चलता है। तो अगर मैं इसके प्लेन में देखूं, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इसके प्लेन में देखूं मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के अगर प्लेन में देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो इन हो रही है या तो आउट हो रही है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं इस रिंग के प्लेन में देखूं, मैं प्लेन से लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा दैट इज डिफरेंट। अगर मैं प्लेन में देखता हूं, अगर मैं प्लेन में देखता हूं, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस, अगर मैं प्लेन में देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो इन हो रही हैं, ठीक है, या फिर प्लेन से आउट हो रही है, कभी भी प्लेन से एंगल नहीं बना रही है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, कभी भी वो प्लेन से एंगल नहीं बना रही है, आइदर दे आर गोइंग इनटू द प्लेन और दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इफ यू आर लुकिंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली करेक्ट। ठीक है, इस डायग्राम को मैं यहां से हटा देता हूं बिकॉज दिस इज troublesome diagram. All right. dxy depends upon x and y only through radial distance r. अब ये कह रहा है कि प्लेन में किसी पॉइंट पे, let's say ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। The magnetic field at this point is dependent only upon the coordinates. अब ये लॉजिकल क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप अगर ऐसा कोई भी पॉइंट लोगे, आप ऐसा कोई भी पॉइंट लोगे जो कि सेम डिस्टेंस पर होगा, r डिस्टेंस पर ही होगा, तो आप ये देखोगे कि वो वायर के हिसाब से सिमेट्रिक है, वायर्स के हिसाब से सिमेट्रिक है। यस और नो? इट इज, ऐसा नहीं है कि वायर्स के हिसाब से कोई डिफरेंस हो जा रहा है पॉइंट P और पॉइंट Q में। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो पॉइंट P और पॉइंट Q वायर्स के हिसाब से सिमेट्रिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ R पे डिपेंड करेगा, वो इंडिविजुअल XY पे और किसी तरह से डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे R पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया इंट्यूटिव प्रूफ एंड दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बट लेट्स से कि चलो दिल को संतुष्टि नहीं मिल रही, यू नो, दैट इज समथिंग, समटाइम्स इट हैपेंस कि मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो मैं एक रिंग के साथ आपको ऐसा दिखाता हूं कि व्हाई, यू नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुड एक्चुअली, यू नो, डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ आर एज पर द कंडीशंस गिवन, ओनली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस आर एज पर द कंडीशंस गिवन। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है भाई, अब मुझे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और पूरी रिंग की वजह से निकालनी है। लेट्स से दैट द रिंग इज कैरिंग करंट, सो इस तरह से आई, और मुझे पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसे निकालने का क्या तरीका है? यहाँ सिमेट्री तो है नहीं कि आप एम्पियर्स लॉ लगा सको, तो आपको यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ ही लगाना पड़ेगा। और बायोट सावर्ट लॉ लगाने के लिए आप क्या करते हो, सॉरी, बायोट सावर्ट लॉ लगाने के लिए आप क्या करते हो कि आप एक यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेते हो dl, बस देखते जाना, कुछ भी आपको कैलकुलेशन समझने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट वेक्टर लेते हो dl, p की एंगल फाई है, ये डिस्टेंस r है, dl की एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस r है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या तरीका होता है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका होता है कि आप एक करंट एलिमेंट से ये डिस्टेंस लेते हो rc,
और फिर आप फॉर्मूला लगाते हो. The formula is, the Biot-Savart formula is dB equals to mu naught I into dl cross RC upon RC cube. That is your formula. Got it? इतना formula आप लगाते हो. This is the way you apply it. Now let's see if we can do something about it. Not exactly solve it. Solve करना बहुत difficult है, मैं पहले से बोल रहा हूँ. But let's see if we can do something about it in order to understand कि ये हमारा जो है ये R पे ही क्यों डिपेंड करेगा या एक्स वाई पे इंडिविजुअली डिपेंड क्यों नहीं करेगा, सिर्फ R पे डिपेंड करेगा. क्वेश्चन ये नहीं कि सिर्फ R पे डिपेंड करेगा. क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस R, दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. So what is RC equals to? If I want to find out RC vector, what is RC vector equals to? RC vector is equals to R vector minus capital R vector. Now R vector is obviously R cos phi I cap plus sin phi j cap. परेशान मत होइएगा. Capital R vector is R cos theta I cap plus sin theta j cap. Got it? What is dl vector equals to? What is dl vector equals to? Dl vector is, as you can see, dl vector is actually perpendicular to R. ये ध्यान देना, dl vector is perpendicular to R. इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूं. लेट मी जस्ट कॉपी दिस. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो हियर. व्हाट इज डीएल वेक्टर इक्वल्स टू? तो यहां पे मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा ध्यान से देखें. कभी कभी क्वेश्चंस को एनालाइज करना अच्छा लगता है. वैसे तो जो फर्स्ट वाला जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया था वो भी सही था, बट चलो ठीक है, एक बार देखते हैं. सो दिस इज योर आर वेक्टर और हमारा जो डीएल वेक्टर है वो आर वेक्टर से इस तरह से जा रहा है, डीएल वेक्टर. तो कैन वी से दैट, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कैन वी से दैट डीएल वेक्टर इज बेसिकली आर डी थीटा? कैन वी से दैट? इज इट आर डी थीटा इन मैग्नीट्यूड? एंड इन डायरेक्शन कैन वी से दैट इट एड्स 90 डिग्री टू आर वेक्टर? तो अगर आर वेक्टर यहां से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो डीएल वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से, लेट्स से दिस इज योर अल्टरनेट एक्स एक्सिस, दिस इज योर मेन एक्स एक्सिस, तो डीएल वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा बना रहा है. तो यूजिंग बोथ दीज टू थिंग्स वी कैन सिंपली राइट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डी थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप. लेट मी let me simplify it furthermore. Cos of 90 plus theta I cap plus sin of 90 plus theta j cap. And that is r d theta minus sin theta I cap plus cos theta j cap. Now what we are going to do is we are going to find out dl cross rc, क्योंकि हमें बायोट-सावर्ट लॉ में डीएल क्रॉस आरसी की वैल्यू चाहिए. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट डीएल क्रॉस आरसी, वी विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई विद द टू इंडिविजुअल टर्म्स हियर एंड हियर, एंड इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. आप देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर डी थीटा. व्हाट विल बी द मल्टीप्लीकेशन विद द फर्स्ट टर्म? माइनस साइन थीटा कॉस फाई, दैट इज 0, माइनस साइन थीटा साइन फाई, minus sin theta sin phi minus cos theta cos phi k cap. And the second term is going to be equals to minus r square d theta minus sin square theta minus cos square theta k cap. That is the cross product. I can simplify it. dl cross rc is equals to capital R small r d theta. Actually you can take minus sign outside.
this will be cos of theta minus phi k cap plus r square d theta k cap. Got it? अब अगर मैं इसको RC से डिवाइड कर दूं, if I simply divide it by RC cube, ठीक है, and if I simply divide it by RC cube, so what is the value of the magnitude of RC? This is your RC. यहाँ पे देखो, this is your RC. So using vector summation, you can simply say that RC cube is basically equals to R square plus R square minus 2RR cos of theta minus phi का पावर 3/2. Got it? तो यहां से आपको dl क्रॉस RC मिल गया और यहां से आपको RC क्यूब मिल गया. मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूं, बट the point would be really interesting, so I want you to listen to this completely. और अगर नहीं है तो you can skip to the next part, no problem, but okay, let's see. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है using Biot-Savart law, that is mu naught I into dl cross RC upon RC cubed, and that will be equals to mu naught I whatever dl cross RC will be simply equals to minus RR cos of theta minus phi d theta k cap plus R square d theta k cap divided by R square plus R square minus 2RR cos of theta minus phi to the power of 3/2. अब यहीं पे मैं रोकूंगा क्योंकि मैं इसे सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं. मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे वेरिएबल क्या है. जब आप इस पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करोगे, जब आप इस पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो आप इसमें वेरी क्या कर रहे हो, आप बस ये बताओ. आप इसमें वेरी कर रहे हो जस्ट थीटा. वेरिएबल इज थीटा, एंड सिंस वेरिएबल इज थीटा, आप देखोगे कि आपका ना तो कैपिटल आर इंटीग्रेट हो रहा है ना तो स्मॉल आर इंटीग्रेट हो रहा है, सिर्फ जो थीटा की टर्म्स है वो इंटीग्रेट हो रही है. और ऐसी सिचुएशन में योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. Now capital R is not important, but the important part here is that your answer is in terms of small r and not in individual xy terms. कहने का मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी x और y के टर्म्स में आ ही नहीं रही है, वो एक्चुअली में r के टर्म्स में आ रही है. ठीक है, और आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो x और y कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, वो हमेशा r में ही सम्मिलित मिले हुए होंगे. And that is the logic of the problem. Did you get the point? If not, no problem. जो पिछला वाला मैंने सोल्यूशन बताया था कि भाई ये पूरे दोनों वायर सिमेट्रिक हैं, इसलिए सिर्फ R पे डिपेंड करेगा, आप वहां पे चले जाओ, and that's okay, no problem. That's all fine. Okay, so we need to discuss two other options here. तो चलिए देखते हैं. ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर C, magnetic field is not zero at all points for r less than r. r less than r मतलब कौन सा रीजन हो गया? r less than r मतलब हो गया ये वाला रीजन, this region here, ये वाला रीजन हो गया r less than r. ठीक है, तो इस रीजन के अंदर बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, कहीं पर भी जीरो नहीं होगी, या तो पूरी पॉजिटिव होगी या तो पूरी नेगेटिव होगी, बट इट विल नेवर बी इक्वल्स टू जीरो. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. सो लेट्स सी इफ इट इज राइट और नॉट. तो यहां पे करंट जा रही I1, ये करंट जा रही I2. अब मैं इन दोनों करंट कैरिंग वायर्स की वजह से ओरिजिन पे पहले फील्ड निकाल लेता हूं 0,0 पर. तो B 0,0 is actually going to be equals to mu naught I1 upon 2R out of the plane is dot, plus mu naught I2 upon 4R into the plane, that is a cross, or I can simply write it as mu naught I1 upon 2R minus mu naught I2 upon 4R. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये दी गई है कि I2 is greater than 2I1. यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है
I2 is greater than 2I1, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखोगे क्वेश्चन में I2 is greater than 2I1, तो I2 is greater than 2I1 अगर आप यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे, if you want to apply it over here, what will you see? Mu naught by 4 pi नहीं 4R and I1 minus 2I2. Now I'm sorry, 2I1 minus I2, my mistake, 2I1 minus I2, it will be 2I1 minus I2. Now since I2 is greater than 2I1, तो this quantity is negative, ये ध्यान दीजिएगा, this quantity is negative, and if this quantity is negative, हमें ये पता चलेगा कि magnetic field at the origin is basically into the plane, ये क्रॉस साइन देखना, it is into the plane, ठीक है. लेकिन let's consider a point, let me expand this diagram, let's consider a point P, यहाँ पे देखो ये P, which is very close to the wire I1. Now at point P, since it is very close to the wire I1, field at P will be tending to infinity. Why will it be tending to infinity? Because field at any point is inversely proportional to 1 by R. और अगर इस करंट कैरिंग वायर से R डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 हो गई, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं that the field at P is tending to infinity. You get my point? So field at P is tending to plus infinity. P is tending to plus infinity. ये ध्यान देने वाली बात है. ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे फील्ड इनटू द प्लेन है, नेगेटिव है, यहाँ पे फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, प्लस इन्फिनिटी है. तो यहां से यहां के बीच में, मैं एक्सपैंड कर देता हूं इस डायग्राम को, यहां से यहां के बीच में कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे फील्ड की वैल्यू 0 होगी. There must be some point where the field की value is 0, because at the origin the field is negative and at P the field is plus infinity. तो उसके हिसाब से फिर हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है कि फील्ड इज नॉन जीरो. ठीक है, चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं. फील्ड पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड्स फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन फॉर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द टू लूप्स. ये इनके लूप्स के बीच के रीजन की बात कर रहा है. यहाँ पे पूछ रहा है कि फील्ड किधर होगी. तो इनर वायर की वजह से जो फील्ड होगी B1 वो क्रॉस होगी इनटू द प्लेन. आप अपने थंब रूल या जो भी आप यूज करते हो आप इसे लगा के देख सकते हो. और आउटर की वायर की वजह से फील्ड जो B2 होगी वो भी इनटू द प्लेन होगी. यस, तो B1 और B2 जो कि दोनों इनटू द प्लेन है, तो नेट फील्ड विल बी इनटू द प्लेन एंड हेंस दिस इज रॉन्ग. हेंस फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर रॉन्ग. ओके, चलिए, दिस इज स्टेम क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 and 8. ठीक है, और ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है. तो अजीब टाइप का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 2 लाइंस में सॉल्व होगा. लेकिन इसको जो स्टेटमेंट है वो समझना बहुत जरूरी है. A soft plastic bottle filled with water of density 1 gram per cc. बेसिकली इसमें वाटर फिल्ड अप है. दिस इज 1 gram per cc. An inverted test tube with some ideal gas is trapped as shown in the figure. ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, आइडियल गैस है जिससे. तो ये टेस्ट ट्यूब का मास है, मास ऑफ टेस्ट ट्यूब इक्वल्स टू 5 grams. ठीक है, और ग्लास की डेंसिटी है 2.5 gram per cc. जिस मटेरियल से टेस्ट ट्यूब बना है that density is 2.5 gram per cc. Initially the bottle is sealed at atmospheric pressure P0. पहले ये बॉटल जो ये टेस्ट ट्यूब था ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 पे सील्ड था. तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी जब वाटर नहीं गया था, टेस्ट ट्यूब खाली था, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 था. ठीक है, लेकिन फिर क्या किया जा रहा है कि the bottle is squeezed from outside at a constant pressure. हम बॉटल पे बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज इट, वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज इट. तो स्क्वीज करने से क्या हो रहा है, तो कि स्क्वीज करने से ये टेस्ट ट्यूब में पानी चढ़ रहा है ऊपर, खाली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है.
और पानी चढ़ने के बाद एक ऐसा मोमेंट आ रहा है कि जब हमारा टेस्ट ट्यूब जो है वो सिंक कर जा रहा है, when the test tube actually sinks. तो when does it sink? When an object sinks. ठीक है, तो वो हमको देखना है. तो चलिए हम देखते हैं. पहले एक सिनेरियो यहाँ पे लेते हैं. ठीक है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है. मैं इसमें थोड़ा सा डायग्राम में मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, तो ये पूरा पानी से फिल्ड है. ठीक है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, या पी नॉट प्रेशर है, नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्टली नहीं होता, बट चलो ठीक है, मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक. हाँ, दिया हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ पास्कल, और इसका जो वॉल्यूम है V नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 3.3 cc. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसे कंप्रेस करते हैं. हम बाहर से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इस पे चारों तरफ से, इस बॉटल पे, ताकि अंदर प्रेशर बढ़े. तो अंदर प्रेशर क्या जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन. ये हमारा टेस्ट ट्यूब है. सॉरी, ठीक है, और इसमें लिक्विड लेवल यहाँ तक आ गया मान लो. इसको मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया. अब इसमें वॉल्यूम कुछ कम हो गया. यहाँ पे वॉल्यूम है V नॉट माइनस डेल्टा V, और डेल्टा V को इन्होंने माना है x. ये ध्यान देना, डेल्टा V को इन्होंने माना है x. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस पॉइंट पे हमारा जो टेस्ट ट्यूब है वो डूबना शुरू कर देता है. द टेस्ट ट्यूब स्टार्ट्स टू सिंक. Now, why does the test tube starts to sink? The test tube starts to sink because the weight of the test tube is exactly balanced by the buoyant force. Now, how much is the buoyant force? How much is the buoyant force? So, buoyant force is, पहले तो मैं लिख देता हूँ, buoyant force equals to mg. Buoyant force is density of liquid, that is 1, plus volume of the glass plus volume of air, that is basically volume displaced, into G equals to 5 into G. तो G और G कैंसिल हो गया. Now what is the volume of the glass? वो ग्लास का वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है? तो आप देखो, यहीं पे मैं कर देता हूँ आपको. मास ऑफ ग्लास टेस्ट ट्यूब दिया, डेंसिटी दिया हुआ है. तो वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका होगा? बहुत ही सिंपल होगा. वॉल्यूम ऑफ ग्लास will be equals to mass of test tube divided by density of test tube, and that will be equals to 2 cc. So that volume is basically equals to 2 cc. So 2 cc plus volume of air is V naught minus delta V, that is 3.3 minus delta V equals to 5. और यहाँ से delta V का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.3 cc, and that is the first option. delta V equals to 0.3 cc. ठीक है, हो गया, खत्म. कुछ है ही नहीं इसमें. हमने बस इसमें सिंकिंग की कंडीशन लगा दी. डेल्टा V इक्वल्स टू 0.3 cc. द वैल्यू ऑफ y, y क्या है? y जो है, y इज द चेंज इन प्रेशर. तो पहले तो हम प्रेशर निकाल लेते हैं. अब हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा. P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. तो P1 is basically 10⁵, V1 is 3.3, P2 is what? P2 is, we don't know, and V2 is 3.3 minus 0.3, so that is 3. So P2 का वैल्यू आ जाएगा 1.1 into 10⁵. अब हम चेंज इन प्रेशर अगर निकालेंगे, if we want to find out the change in pressure, so delta P is going to be 0.1 into 10⁵, or 10 into 10⁵. So this thing here is 10. That would be your answer. Okay, खत्म. दो सिंपल लाइंस, आंसर खत्म. अब पता नहीं क्या कहानी बच्चे बनाते रहते हैं, ये टफ है वो टफ है.
दिस इज एन एडवांस प्रॉब्लम. एक पेज लंबी प्रॉब्लम है और 2 लाइन का सोल्यूशन. सोचो. चलो भाई ये देखते हैं. बहुत ही मस्त क्वेश्चन है. मस्त नहीं है, आसान है. आसान है, बहुत आसान है बेटा. बहुत ही फालतू सवाल है. आप एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लो. चलिए अब वापस हम देखते हैं. हमारे पास एक पेंडुलम है. पहले एक सरफेस बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. और इस सरफेस से एक पेंडुलम हैंग कर रहा है जो कि लूज स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है, which is hanging from loose string. Got it? अब ये इसको हमने एक इम्पल्स दे दिया. इम्पल्स दे दिया या ये कह सकते हो कि आपने इसे एक वेलोसिटी दे दी. दोनों बात एक ही है. अच्छा, इसमें कुछ डायमेंशंस हैं जो कि आपको समझने होंगे. ये हाइट 0.9 मीटर है, लेकिन इस स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ जो वो जो आपको लूज स्ट्रिंग दिख रही है उसकी एक्चुअल लेंथ 1 मीटर. तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका जो पेंडुलम है वो यहाँ पहुंचेगा जब उसकी स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, एकदम से कड़ी हो गई, उसकी स्ट्रिंग पे टेंशन आ गई. और टेंशन आने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मान लेते हैं v की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं. v की वैल्यू कितनी होगी? v की वैल्यू होगी impulse divided by mass. So impulse is how much? 0.2 kg meter per second divided by 0.1, so that 0.1 kg of course, so that is 2 meter per second. ठीक है. अब v के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा रेडियल कंपोनेंट और एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट. ये ध्यान रखना, रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट. रेडियल कंपोनेंट वो स्ट्रिंग में टेंशन आते ही जीरो हो जाएगा. Vr becomes equal to 0 as string gets taut. taut. क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है ना. ये देखो यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये स्ट्रिंग को इस पॉइंट से ज्यादा एक्सपैंड करने नहीं देगा. अब जब तक लूज थी तब तक काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही टॉट हो गई तो ये इसको फिर ज्यादा लेंथ को एक्सपैंड करने नहीं देगा. तो ये ध्यान देना, ये लेंथ इसकी 1 मीटर है, तो इसका जो Vr है वो 0 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहां से हम एंगल थीटा निकाल सकते हैं. cos थीटा इज सिंपली इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट इज सिंपली 0.9. हम कंपोनेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं. ये देखिए, ये भी थीटा होगा. ठीक है. अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा. सो द टेंजेंशियल वेलोसिटी becomes equals to v cos theta, or is actually equals to v cos theta. So 2 cos theta 2 into 0.9, and that is equals to 1.8 meter per second. तो स्ट्रिंग टॉट होने के बाद क्या हो रहा है? स्ट्रिंग टॉट होने के बाद ये वेलोसिटी 0 हो गई और अब फिर ये पूरा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इस तरह से जा रहा है. ठीक है. इट इज मूविंग लाइक दिस. ठीक है, विद द टेंजेंशियल वेलोसिटी vt. तो अब बोल रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बता दो. तो एंगुलर मोमेंटम तो बहुत ही सिंपल होता है बेटा. एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू rmvt. r का वैल्यू इज 1, m इज 0.1, vt इज 1.8, and that is 1.8 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो यहां पे आपको रखना है 1.8. ठीक. एंगुलर मोमेंटम को यहां इसने J से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं भी यहां पे J लिख देता हूं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी K इक्वल्स टू half mvt square, that is half into 0.1 into 1.8 का whole square, and that will be approximately 1.6
जूल्स, सो यहाँ पे आप डाल दो 1.6 जूल्स, बस हो गया सॉल्व। अब बताओ एडवांस का प्रॉब्लम क्या आप लोग का सोच रहे हो? एडवांस का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फालतू एकदम। आप चाहो तो 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो फिजिक्स में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स टू इजी। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पॉज करके एक बार देख लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बेसिकली लैंप है, रेजिस्टेंस इज द लैंप, फिलामेंट लैंप, and then there is a capacitor, and these two are connected by a AC source. AC source का VRMS दिया हुआ है आपको, आई थिंक सो, हाँ, VRMS is 200 volts, F is 50 hertz, तो ओमेगा निकाल लेते हैं, 2 pi F that is 100 pi रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। अब एक सीरीज सर्किट बन रही है, और सीरीज सर्किट की खास बात हमें क्या पता होती है? सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है। अब चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रेजिस्टर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, दैट डज नॉट मैटर, सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है। इसका रेजिस्टेंस R होगा, इसका रिएक्टेंस XC होगा, बाद में उससे हम लोग C की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि जब हमारे रेजिस्टेंस में 200 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो इसमें 500 वॉट्स का पावर जनरेट होता है। तो यहां से हम सीधा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 100 वोल्ट्स। जब रेजिस्टेंस में 100 वोल्ट्स होता है वोल्टेज, तो पावर जनरेट होता है 500 वॉट्स, सो दैट इज 100 into 100 divided by 500, and that is equals to 20 ohms of resistance. The resistance is 20 ohms, हालांकि कहीं रेजिस्टेंस पूछा नहीं है बट काम आएगा, the resistance is 20 ohms, ठीक है। Now since the resistance is 20 ohms, we can actually find out the current, I equals to V by R, that is 100 by 20, and that is equals to 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर करंट कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों में कॉमन होगी, ये ध्यान रखना। This 5 ampere current is common for both capacitor and resistor, ठीक है। Now what will be the voltage drop across the capacitor? That will be I into XC. Now voltage drop across the capacitor can also be written as the total voltage drop V naught square minus VR square, and that will be equals to 100 root 3. 100 root 3. Got it? अब इसमें आप 5 मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको XC का वैल्यू मिल जाता है 20 रूट 3। XC का वैल्यू आपको मिल जाता है 20 रूट 3, और XC होता है 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी इक्वल्स टू 20 रूट 3। C का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 बाई 100 पाई इंटू 20 रूट 3, समथिंग लाइक दिस। पाई रूट 3 की वैल्यू यहाँ देखो, पाई रूट 3 की वैल्यू आपसे कहा है अप्रोक्सीमेट कर लो 5 से, तो आपको जो है यहाँ पे C की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द C दैट यू आर गोइंग टू गेट? द वैल्यू ऑफ C यू आर गोइंग टू गेट इज 100 इंटू 10 का पावर माइनस 6, या 100 माइक्रोफैरेड, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू एज 100, ठीक। The value of phi, what is phi? Phi is the phase angle between current and the supply voltage. Phase angle between current and the supply voltage. तो इसका मैं एक फेजर डायग्राम बना लेता हूँ। Let me do something. Let me copy this. Okay, तो ये आप देखो यहाँ पर, ये आपकी सीरीज सर्किट है, यहाँ पे करंट आपका 5 एम्पियर्स है। लेट मी ड्रॉ दैट, द करंट इज 5 एम्पियर्स,
The voltage across the resistance is 100 volts and the voltage across the capacitance is 100 root 3 volts. अब इसका आप फेजर सर्किल अगर बनाते हो तो I आप ऐसे बनाते हो तो VR ऐसे होगा और VC कैसे होगा? How is VC going to be? VC is going to lag. VC is going to lag, right? और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अपने को दे देता है V0. ठीक है, अब हमें tan phi निकालना है तो tan phi is simply going to be equals to VC upon VR, that is 100 root 3 upon 100 and that is equals to root 3. So phi is basically equals to 60 degrees and that is what we are going to write here, 60 degrees. Solve हो गया, खत्म. ओके, ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन है. मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से पढ़ लें, पॉज करके एक बार पढ़ लें. मैं इसको बड़ा कर देता हूं. ठीक है, मैं इसका साइज इंक्रीज कर दे रहा हूं थोड़ा सा और मैं चाहता हूं कि आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ लें. चलिए, तो आप सबने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है. यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है और एक डाइपोल है और ये डाइपोल रिंग की तरफ मूव कर रहा है और फिलहाल जिस वक्त ये डायग्राम बनाया गया है उस वक्त इनके बीच में डिस्टेंस कुछ r है. The dipole is moving towards the ring and the distance between the dipole and ring currently in the shown diagram is r. Ring का radius a है. The radius of the ring is a and r is somehow greater than a. That is something that you have to understand. अब ये वायर एक स्पेशल टाइप के मेटल का बना है. क्या कह रहा है? क्वेश्चन की दूसरी लाइन पढ़ो. A closed wire loop of metal S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. ये जो भी मेटल वायर है ये अपने अंदर फ्लक्स चेंज अलाउ नहीं करता. फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो मेटल वायर है ये अपने अंदर फ्लक्स चेंज अलाउ नहीं करता. अब फ्लक्स इसमें किसकी वजह से होगी? ठीक है, फ्लक्स इसमें किसकी वजह से होगी? फ्लक्स होगी एक तो जो ओरिजिनल डाइपोल है उसकी वजह से फ्लक्स होगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स ड्यू टू द डाइपोल. फ्लक्स ड्यू टू m will be equals to that mu naught m upon 2r cube into pi, actually 2 pi r cube, 2 pi r cube into pi a square. ये हो गया. और इसमें जो दूसरी फ्लक्स होगी वो उसमें एक इसकी अपनी करंट की वजह से होगी, क्योंकि इसमें कह रहा है एक ऐसी करंट बन रही है, इस मेटल प्रॉपर्टीज की वजह से एक ऐसी करंट जनरेट हो रही है जो कि फ्लक्स को कंपनसेट कर ले रही है, कम बढ़ने या ज्यादा होने नहीं दे रही. तो दैट फ्लक्स कुड बी गिवन एज mu naught I by 2 pi a into pi a square or something. Actually it is not 2 pi a, it will be 2a into pi a square something. यहाँ से आपका a और a कैंसिल कर दो whatever. और ये दोनों जो फ्लक्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले रही हैं इन द सेंस कि कभी भी फ्लक्स चेंज होने नहीं दे रही. द फ्लक्स इज नेवर चेंजिंग. द फ्लक्स इज नेवर चेंजिंग. अब चूंकि जब ये इंफिनिटी पे था तो उस वक्त फ्लक्स जीरो थी. पहले ये इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी से इस तरफ लेके आ रहे हैं उसको, ये ध्यान दीजिए. ये पहले इंफिनिटी पे था और इंफिनिटी से इधर लेके आ रहे हैं. तो जब ये इंफिनिटी पे था तो फ्लक्स जीरो थी, तो अभी भी फ्लक्स जीरो होगी. तो अगर अभी भी फ्लक्स जीरो होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेट हो जा रहे हैं. तो ये आ जा रहा है आपका म्यू नॉट m अपॉन 2r क्यूब इंटू a स्क्वायर वॉट एवर equals to mu naught I upon 2a something. अब ये जो करंट है
ये करंट है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? द करंट इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर क्यूब। ये आप ध्यान से देख लो, बाकी सारी चीजें ए वो सब चीजें चेंज नहीं हो रही। द करंट इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर क्यूब एंड दैट गिव्स अस द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। दैट गिव्स अस द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट मी चेंज द पेज। ऑलराइट, अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ठीक है भाई, तो हम ये देखना चाहते हैं कि पहले इस रिंग की वजह से इस डाइपोल पे, इस रिंग की वजह से इस डाइपोल पे, ठीक है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी बनती। ठीक है, तो पहली बात तो रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट आप ले लो, रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट ले लो I इंटू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग इज I इंटू पाई ए स्क्वायर। अब आप ये ध्यान से समझो कि यहां पर रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट तो है ही है। लेट मी मार्क दिस, देयर इज, लेट्स से लेट द करंट इज लाइक दिस, सो द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी लाइक दिस। लेट अस कॉल दिस एज m1 और यहां पर भी मैं लिख देता हूं m1। और यहां पे एक मैग्नेटिक मोमेंट है m2। m2 और दो मैग्नेटिक मोमेंट्स r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो जो हमें डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से दोनों के बीच में फोर्स होना चाहिए k m1 m2 अपॉन r का पावर 4। तो दैट विल बी k I इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू m2 अपॉन r का पावर 4। ऑल्सो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था दैट I इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिराइव किया है, जो 13th नंबर क्वेश्चन है उसमें ये डिराइव किया दैट I इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू, I इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर क्यूब। तो इसको मैं मान लेता हूं I इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू m अपॉन आर क्यूब। वो बाकी बाद में देखते रहेंगे कि क्या कांस्टेंट है। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा k c पाई ए स्क्वायर m m2 whatever, एक्चुअली m2 नहीं होगा, ये भी m ही होगा। दिस इज नॉट m2, दिस इज m, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस इज m, दिस इज m, सो बोथ ऑफ देम आर m, डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू r4 एंड दैट इज r का पावर 7। ये हो गया फोर्स दोनों के बीच में। फिर से समझ लीजिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया I इंटू पाई ए स्क्वायर और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच का फोर्स ही हो गया। फिर मैंने I का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने पिछले क्वेश्चन से देखा है दैट I इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू m बाई आर क्यूब। अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे f डॉट डी आर कर देना है। और f डॉट डी आर मुझे करना है इन्फिनिटी से लेके r तक, और बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, लेट्स से ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट्स, लेट अस कॉल दोस कांस्टेंट्स एज बीटा इनटू m स्क्वायर dr बाय r का पावर 7 इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू बीटा m स्क्वायर अपॉन r का पावर 6। गॉट इट? सो योर वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर अपॉन r का पावर 6, and this is the problem, this is the solution to the 14th problem. चलो, तो ये पैराग्राफ क्वेश्चन है फॉर क्वेश्चन नंबर 15 and 16 और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये ऐसे है कि दिस इज इंसुलेटेड, दिस एंटायर थिंग इज इंसुलेटेड, दिस इज इंसुलेटेड and this is also insulated। ठीक है, और हम यहाँ से धीरे धीरे हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर इज हीट ट्रांसफर गोइंग ऑन फ्रॉम हियर, लेट मी मार्क इट विद रेड। हीट ट्रांसफर यहाँ से हो रही है और इस हीट ट्रांसफर की वजह से ये जो पिस्टन है, ये बीच का जो सेपरेटर पिस्टन है, ये राइट साइड मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसकी वजह से होता क्या है आप ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ।
लेट मी सेपरेट इट। तो थोड़ी देर बाद ये होगा कि इसका जो वॉल्यूम है, ये V0/2 हो जाता है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली 3V0/2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड प्रेशर सेम रहेगा, P और P, क्योंकि पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है तो प्रेशर दोनों साइड सेम रहेगा, ठीक है। और टेम्परेचर दोनों में डिफरेंट हो जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाती है TL और यहाँ टेम्परेचर हो जाती है TR, ठीक है। अब आप ये गेस कर सकते हो कि अगर ये इंसुलेटेड है और ये सब इंसुलेटेड है तो यहाँ कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये राइट वाले सेक्शन में कौन सा प्रोसेस चल रहा है। राइट वाले सेक्शन में चल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। तो एडियाबैटिक प्रोसेस अगर चल रहा है तो अपने को कुछ करना नहीं है, अपने को सबसे पहले तो गामा निकाल लेना है। तो गामा कैसे आएगा, Cp इक्वल्स टू CV प्लस R। CV का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2R प्लस R, सो दैट इज इक्वल्स टू 3R, एंड गामा इक्वल्स टू Cp अपॉन CV एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक PV का पावर गामा और एक TV का पावर गामा -1, ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूले होते हैं। तो पहले हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं इसका। तो टेम्परेचर हम जब निकाल लेते हैं तो टेम्परेचर निकालने के लिए वी विल से T राइट इंटू V0/2 टू द पावर ऑफ गामा -1 दैट इज 1/2 इक्वल्स टू T0 V0 का पावर गामा -1 दैट इज 1/2। तो आपको मिल जाएगा TR अपॉन T0 इक्वल्स टू √2 एंड दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, TR अपॉन T0 इक्वल्स टू √2। दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए मैं पेज चेंज करूंगा, सो लेट मी चेंज द पेज। तो यहां पे हमें मिल चुका है TR इज इक्वल्स टू T0 √2, ओके। नाउ देयर इज समथिंग एल्स, हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना है। तो P इंटू V0/2 का पावर गामा दैट इज 3/2 इक्वल्स टू P0 इनिशियल प्रेशर के टर्म्स में, P0 इंटू V0 का पावर 3/2, V0 का पावर 3/2। तो P का वैल्यू हो जाएगा P0 इंटू 2√2, ये हो जाएगा आपका नया प्रेशर। और ये दोनों प्रेशर जो कि दोनों साइड इक्वल है, तो जो प्रेशर राइट साइड है वही प्रेशर लेफ्ट साइड है, करेक्ट। अब लेफ्ट साइड में हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं आप देखिए, P0 V0 equals to nR T0, this is the initial condition, P into 3V0/2 equals to nR T left, that is the final condition, and we simply divide it, ठीक है, we simply divide it, what happens, we get the value of what, we get the value of pressure. So pressure is equals to just a moment, P upon P0 into 3/2 equals to TL upon T0, and P upon P0 is 2√2, so TL is actually equals to 3√2 into T0. That is the temperature on the left side. Got it? अब सवाल उठता है, सेकेंड क्वेश्चन में देखना निकाला क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में निकालना है Q upon R T0. What is Q? Q is the heat supplied. So how do you find out the value of Q? Now that is interesting. How do you find out the value of Q? Let me expand it ताकि समझ में आता रहे। How do you find out the value of Q? In order to find out the value of Q, you have to apply the first law of thermodynamics. So Q equals to change in internal energy plus work done.
change in internal energy will be equals to number of moles is 1 into CV into delta T. Delta T is 3 root 2 minus 1 into T naught. Got it? Plus work done के साथ क्या है, थोड़ा सा गेम को समझो. चूंकि दोनों साइड बराबर फोर्सेस लग रहे हैं और पिस्टन बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो वर्क डन अगर लेफ्ट साइड में, आप ध्यान से देखिएगा, अगर फोर्स इधर लेफ्ट लग रहा है और इधर राइट लग रहा है, तो जितना वर्क डन लेफ्ट साइड में होगा उतना ही वर्क डन राइट साइड में होगा. बस साइन का डिफरेंस होगा. साइन का डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि चूंकि राइट डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा और ये वर्क डन नेगेटिव होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकाल लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा. तो वर्क डन ऑन द राइट साइड is equals to NR delta T. So N is 1, R is R. Delta T on the right side is of course root 2 minus 1 into T naught divided by 1 minus gamma, that is 1 minus 3 by 2. So that is minus 1 by 2. So the work done on the left side, this work done on the left side is actually going to be equals to 2R root 2 minus 1 into T naught. ठीक है, इतना आप देख लो. अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस इसको फॉर्मूले में सेट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो कैसे आंसर आएगा आप देख लीजिए. लेट मी चेंज द पेज. Q equals to CV into 3 root 2 minus 1 into T naught plus 2R into root 2 minus 1 into T naught. CV is of course 2R, 3 root 2 minus 1 into T naught plus 2R root 2 minus 1 into T naught. So Q upon R T naught is actually equals to 6 root 2 minus 2 plus 2 root 2 minus 2, or simply equals to 8 root 2 minus 4, or 4 common ले लो, so that is 2 root 2 minus 1. So your answer is 4 times of 2 root 2 minus 1 and that is your correct answer. Got it? इतना ही simple है बस. Okay, so this is the 17th problem. और इसमें क्या क्या कह रहे हैं आप एक बार देख लो. This is sort of a meter bridge. This is a meter bridge basically. इसका resistance 50 ohms है और ये जो लेंथ है ये 72 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहली बात तो मैं इस मीटर ब्रिज में जो दो रेजिस्टेंसेस हैं वो निकाल लेता हूँ. दिस रेजिस्टेंस लेट्स से इट इज R1 एंड दिस रेजिस्टेंस लेट्स से इट इज R2. सो R1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 50 into 0.72 and that is going to be equals to 36 ohms. So R2 automatically becomes 14 ohms. Got it? दूसरी बात, यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है. तो अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है उसका मतलब कि यहाँ करंट जीरो है. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करंट है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर सर्किट में है. सही है? और अगर वो सिर्फ और सिर्फ आउटर सर्किट में है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ केवीएल लगाना है. आप सोचो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रही है और ये वो दिख रहा है, आपको सिर्फ केवीएल लगाना है. केवीएल लगाने के लिए आप क्या करोगे, E minus I into R1 plus R2 that is equals to 50 minus I into 25 minus I into R1. इसी R1 की वैल्यू अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको निकालनी है. तो I का वैल्यू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 75 plus R1. That is the value of E, that is equals to 75 plus R1.
गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई. Now this is equation number 1. This is equation number 1. Okay? ठीक है. Now the second equation can be found using or applying KVL to an inner loop. Let's say we apply KVL to an inner loop like this one. ठीक है, सिर्फ KVL ही लगाना और कुछ नहीं करना. KVL in inner loop. So E minus 36I, और फिर यहाँ से 36I के बाद हम यहाँ से राइज करेंगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस E by 2 माइनस IR1 इक्वल्स टू 0. और यहाँ से this is your second equation. Now you can simply, all you have to do is simply solve your first equation and second equation. दो ही variables हैं I और R1, आप check कर लो. No, actually there is a third variable, I R1 and I R1 and V. Okay, so what we can do is this: we can apply a Kirchhoff's law here in the third loop, in the smaller loop. Okay, so how do we do that? Same principle, KVL inner loop. This was the left loop. Now we will apply KVL right loop, right? And that would give us what? That would give us minus E by 2 plus I into 25 plus I into 14, and that is equals to 0. That is your third equation. Now we have three equations and three variables, and you can easily solve three equations and three variables. I'm not going to solve all these here, but you can solve these three equations and three variables to get your final answer, that is R1 equals to 3 ohms. Okay, so this is question number 18. यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो स्टार्स हैं. एक स्टार इज 3 times द मास ऑफ सन एंड द अदर स्टार इज 6 times द मास ऑफ द सन, और उनके बीच में डिस्टेंस 9r है, वेयर r इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. तो दोनों सिनेरियोज ही मैं बना देता हूँ. ये एक स्टार है, इसका मास 3 ms है. दूसरा स्टार है, उसका मास 6 ms है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 9r. ठीक है. अच्छा, यहाँ सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ेगी, तो सेंटर ऑफ मास हम निकाल लेते हैं. द सेंटर ऑफ मास, यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला एंड यू कैन यूज द फॉर्मूला बेसिकली. सो द r, the r center of mass from the left star 3 ms will be 3 ms into 0 plus 6 ms into 9r upon 9 ms, so that will be equals to 6r. So this distance is कितना? 6r, and this distance is 3r. ठीक है. अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम क्या कर रहा है? देखो, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लग रहा है, जो भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एक रोटेशन हो रहा है, सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. और इस पर भी वही हो रहा है. इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू?
gravitational force is equals to m omega square times the radius of the star. सो हम कोई एक स्टार पकड़ते हैं, मान लो 6 ms पकड़ते हैं, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है g इंटू 3 ms टाइम्स 6 ms divided by 9r squared, that is 81r squared, that is equals to 6 ms into omega squared into radius of the star is 3r. अब अगर आप ओमेगा को रिड्यूस कर दोगे 2 पाई बाई टी में, तो आपका टी का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर 81 आर स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स ऑफ ms. That will be this case. So that time period will be equals to 2 pi times 9 root under r square upon gms. Right? Now what is the time period of rotation of earth around the sun? तो वो भी हम देख सकते हैं. Same case, if this is the sun and this is earth बहुत छोटा होगा, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो इसके अबाउट रोटेट करेगा. So let's say mass of earth is small m and mass of sun is ms. So g ms m upon r square is equals to m omega square r. Actually मेरे से एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे. This is not r square, this is r cube. So please take that into account. This is not r square, this is r cubed. Right. So r cubed by gms. Now m omega squared r. So यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ TE, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई इंटू रूट अंडर आर क्यूब अपॉन GMS. और आप यहाँ पे देखोगे कि जो एक्चुअल टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टार्स है, जिसको आप TS बोल रहे हो, that time period of rotation of stars is actually 9 times of time period of rotation of earth. So the answer to this problem is 9. अब आप सोचो कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम है, कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम. सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. दोनों केसेस में वही करना है, दोनों से टाइम पीरियड निकाल के कंपेयर कर लेना है, हो गई, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. चलिए, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम. There are 3 different types of metals, P, Q and R, और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है EP, EQ and ER. They are related by EP equals to 2EQ to equals to 2ER in this experiment. अच्छा जी, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, दिस इज P, 2 नहीं 3 है, दिस इज Q and the final one is R. ठीक, इस पे एक लाइट पड़ती है hc by lambda और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है. और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होती है, वो EP होती है. इस पे सेम लाइट पड़ती है, डिफरेंट लाइट नहीं पड़ती, hc by lambda. यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है और इसकी एनर्जी होती है EQ. इस पे लेकिन डिफरेंट लाइट पड़ती है, hc by lambda डैश, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है दैट इज ER. ठीक है, तो अगर मैं EP की इक्वेशन बनाऊं, so EP is basically equals to hc by lambda minus the first work function, that is 4. EQ is equals to hc by lambda minus the second work function, that is 4.5. अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को EP equals to 2EQ कर देना है, और जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे यहाँ पे hc by lambda का वैल्यू मिल जाता है 5. hc by lambda equals to 5. ठीक है,
जैसे मैं EP इक्वल्स टू 2 EQ करूंगा, मुझे HC बाई लैम्डा, दैट इज द HC बाई लैम्डा क्या होता है? HC बाई लैम्डा इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब तीसरे वाले में क्या हुआ है कि लाइट चेंज हो गई है, लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो इसका जो ER है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा डैश माइनस 5.5 एंड अगेन इट सेज EP इज 2 times of ER. So what is EP? EP is HC by lambda minus 4 is equals to 2 times of HC by lambda dash minus 5.5. अब जैसे आप, चूंकि आपको HC by lambda तो पता है, you already know what is the value of HC by lambda, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, yes, और आपको HC by lambda dash की वैल्यू आ जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड फोटोन और द फोटोन दैट इज फॉलिंग ऑन द थर्ड मेटल सरफेस R. सो द करेक्ट आंसर इज 6. अब आप सोचो बेटा कितने आसान क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं एक दो छोड़ दूं जो थोड़ा सा सोचने वाले हैं तो यू कैन गेट लाइक ऑलमोस्ट 85-90% मार्क्स। Yes, so let's prepare and I'll keep posting solutions for previous years ITJs. ऐसा नहीं है कि हर साल सिर्फ आसानी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ साल ऐसे भी हुए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हुए, लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस के लिए हम पूरे पेपर को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, पूरा पेपर बहुत आसान आता है। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।